केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के मॉड्यूल में आपका स्वागत है। कोर्स प्रारंभ करने के लिए स्टार्ट बटन क्लिक करें। अरे मित्रों, मैं अमर सिंह हूं, पंचायत का चयनित अध्यक्ष। इस मॉड्यूल में मैं आपको केंद्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रमों के मुख्य पहलुओं से परिचित कराता हूं, जो गांव के हितों और गरीबी उन्मूलन के लिए बनाई गई हैं। चलिए, केंद्र सूची और राज्य सूची या समवर्ती सूची के तहत आने वाले कार्यकलापों का वर्गीकरण करके इस मॉड्यूल को समझने की कोशिश करते हैं। भारत का संविधान संघीय ढांचा, केंद्र और राज्य सरकारों की भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। संविधान के प्रावधानों के तहत सरकारी तंत्र में सभी कार्यकलापों को केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में वर्गीकृत किया गया है। केंद्र सूची एक अनोखी सूची है जहां कोई अस्पष्टता नहीं है, जबकि राज्य और समवर्ती सूची के तहत आने वाले कार्यकलाप प्रायः आच्छादित यानी ओवरलैप होते हैं। जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा इन दो सूचियों में शामिल हैं। हालांकि राज्य सरकार का प्रथम उत्तरदायित्व है कि राज्य सूची के तहत आने वाले विषयों के अनुसार लोगों को सेवा मुहैया कराए। भारत सरकार का संपूर्ण उत्तरदायित्व है कि इन क्षेत्रों के लिए विकासपरक रणनीति तैयार करे। केंद्र सेक्टर की योजनाएं, केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं। इन विकासपरक रणनीतियों पर फोकस करने के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी और उसकी छत्र छाया में विभिन्न योजनाएं शुरू की गईं। फंडिंग और कार्यान्वित एजेंसियों पर आधारित सभी योजनाएं दो प्रकार की हैं, और वे हैं केंद्र सेक्टर की योजनाएं और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं। केंद्र सेक्टर की योजनाएं केंद्र सूची में आती हैं और वे प्रत्यक्ष रूप से केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा लागू की जाती हैं। ये योजनाएं पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित और कार्यान्वित होती हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाएं CSS राज्य और समवर्ती सूचियों के तहत आती हैं और ये राज्य सरकारों द्वारा लागू की जाती हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाएं संविधान के अनुच्छेद 282 के तहत संघ सरकार द्वारा राज्यों पर प्रभावित होती हैं। CSS के कार्यान्वयन का उद्देश्य, रणनीति और कार्यप्रणाली भारत सरकार द्वारा निर्धारित होती है। इन योजनाओं में फंड का विभाजन केंद्र और राज्यों के बीच होता है। क्योंकि CSS की संख्या तेजी से बढ़ी है, अतः कुछ राज्य सरकारों और समितियों ने असंतोष जाहिर करते हुए CSS पुनर्गठन और इसकी संख्या में कमी पर जोर दिया है। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार संघ के करों में राज्य की हिस्सेदारी बढ़ाकर 42% की गई, जिसका तात्पर्य हुआ कि केंद्र सरकार CSS पर कम व्यय कर सके। परिणाम स्वरूप 2015-2016 में CSS की संख्या घटकर केवल 31 हो गई। आम बजट 2017-2018 में मौजूदा 66 CSS को युक्ति संगत बनाते हुए 28 अम्ब्रेला स्कीम में पुनर्गठित की गई। इस मॉड्यूल को पूरा करने के पश्चात आप समर्थ होंगे लोगों की कुछ एक आधारभूत सेवाओं के प्रावधान के तहत संवैधानिक अनिवार्यता की व्याख्या करने में, राष्ट्रीय विकास कार्यसूची और विजन 2022 के मुख्य पहलुओं की सूची बनाने में, वर्तमान में कार्यरत युक्ति संगत और पुनर्गठित CSS को समझने में और CSS के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों को दी गई सहायता के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य की संक्षेप में व्याख्या करने में। संविधान में राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य तथा लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना समेत आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य बनाते हैं। हालांकि ये सभी संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की भांति प्रवर्तनीय यानी इन्फोर्सेबल नहीं है। ये संपूर्ण रूप से नीतियों को दर्शाते हैं, जिससे उनके क्षेत्र में सेवा प्रावधान को विनियमित किया जा सके। बदलते समय के साथ
भारत सरकार ने 2014 में योजना आयोग के स्थान पर नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग बनाने का निश्चय किया, जो भारत में लोगों की जरूरतों एवं आकांक्षाओं को बेहतर ढंग से पूरा करने का जरिया बन सके। चलिए नीति आयोग के उद्देश्यों को देखते हैं। वर्ष 2022 में भारत स्वतंत्रता का 75वां वर्ष मनाएगा। सरकार ने भारत को एक विकसित देश बनाने के लिए मास्टर प्लान तैयार किया है। विजन 2022 का उद्देश्य निम्नलिखित मुहैया कराना है: आत्मसम्मान और गरिमा के साथ जीवन सुनिश्चित करने के लिए समान एवं न्यायपूर्ण तरीके से सभी नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं, अपनी कार्यक्षमता की पहचान के लिए प्रत्येक नागरिक को समान व उचित अवसर। राष्ट्रीय विकास कार्यसूची। भारत सरकार ने महसूस किया कि केंद्र और राज्य के आपसी पहल से राष्ट्रीय विकास कार्यसूची बनानी चाहिए, जो लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने की दृष्टि से एक सफल साझेदारी के रूप में राष्ट्र को जोड़ेगा। राष्ट्रीय विकास कार्यसूची के भाग का गठन करने वाले मुख्य सेक्टर हैं: गरीबी उन्मूलन, जीविका, काम और कौशल विकास, पेयजल और स्वच्छ भारत मिशन, रूरल कनेक्टिविटी, बिजली वाली सड़क एवं संचार, कृषि, पशुपालन, मछली पालन, समेकित जल प्रबंधन और सिंचाई, मिड डे मील समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, महिला एवं बच्चे, ग्रामीण एवं शहरी दोनों के लिए आवास, अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, कानून व्यवस्था, न्याय वितरण प्रणाली और अन्य सेक्टर जिसमें वन्य जीव संरक्षण तथा ग्रीनिंग शामिल हैं। नीति आयोग की 8 फरवरी 2015 की पहली बैठक में गवर्निंग काउंसिल ने संघ और राज्यों को टीम इंडिया के रूप में कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया, ताकि लोगों के जीवन में सुधार लाने के दौरान आने वाली चुनौतियों से निपटा जा सके। काउंसिल ने निम्नलिखित कारणों से वर्तमान सीएसएस के पुनर्गठन की आवश्यकता पर जोर दिया: बहुसंख्यक योजनाओं और सीएसएस की वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच से व्याप्त संसाधन कम हुई हैं और वांछित परिणाम पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। योजनाओं को लागू करने में राज्यों को लचीलापन होने की आवश्यकता है। शेयरिंग पैटर्न जटिल न बनाए जाएं, ताकि राज्यों को केंद्रीय सहायता आसानी से मिल सके। वर्तमान सीएसएस की जांच तथा सीएसएस को युक्ति संगत बनाने के उपायों पर सिफारिशें देने के लिए 9 मार्च 2015 को एक सब ग्रुप का गठन किया गया, जिससे प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके। सब ग्रुप सीएसएस के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु विचार और सिफारिशें देती है। सब ग्रुप के विचार और सिफारिशों की अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक छवि पर क्लिक करें। सब ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार ने वर्तमान 66 सीएसएस का पुनर्गठन करते हुए उसे 28 कर दिया। सब ग्रुप ने सिंगल अम्ब्रेला स्कीम के तहत उन योजनाओं को समेकित किया जिसमें बहुसंख्यक कंपोनेंट या बहु योजनाएं शामिल थीं। अनेक वर्तमान सीएसएस को इन ग्रुपों में शामिल किया गया, जबकि कुछ सीएसएस को हटा दिया गया। ये 28 अम्ब्रेला योजनाएं 3 ग्रुपों में वर्गीकृत की गईं, जो इस प्रकार हैं: कोर ऑफ द कोर स्कीम्स और ऑप्शनल स्कीम्स। अधिक जानकारी के लिए प्रत्येक स्कीम को क्लिक करें।
चलिए प्रत्येक ग्रुप की योजनाओं के लिए संशोधित फंडिंग पैटर्न को देखते हैं। अंत से पहले की किस्त की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर ही राज्यों को फंड रिलीज होगी। तिमाही रूप से फंड रिलीज की जाएगी और व्यय लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली या पीएफएमएस द्वारा ट्रैक की जाएगी। पीएफएमएस को राज्य कोषों के साथ एकीकृत किया जाएगा। फ्लेक्सी फंड की अवधारणा सबसे पहले जनवरी 2014 में लागू की गई। तब यह नियत की गई थी कि केंद्र के मंत्रालय फ्लेक्सी फंड के रूप में सीएसएस के तहत अपने बजट का 10% उपलब्ध कराएगा। इसमें वे योजनाएं शामिल नहीं हैं जो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या मनरेगा जैसी विधान से आई हैं। फ्लेक्सी फंड को निम्नलिखित उद्देश्यों के साथ लागू किया गया। सब हेड लेवल पर किसी दी गई योजना के समावेशी उद्देश्यों के भीतर स्थानीय आवश्यकताओं एवं जरूरतों से निपटने के लिए राज्यों को लचीलापन प्रदान करना। सब हेड लेवल पर किसी दी गई योजना के समावेशी उद्देश्यों के भीतर क्षमता को बढ़ावा देने के लिए पायलट इनोवेशन। प्राकृतिक आपदा होने की स्थिति में शांति एवं पुनर्बहाली कार्यकलापों को हाथ में लेना या आंतरिक सुरक्षा बिगड़ने की स्थिति में प्रभावित क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करना। भारत सरकार ने फ्लेक्सी फंड के संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्यों को केंद्रीय सहायता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य। पंचवर्षीय योजना के आगमन से पहले ही राज्य विकास योजनाओं के लिए फंड हेतु केंद्रीय सहायता की प्रथा का प्रचलन था। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान राज्य सेक्टर के तहत शामिल अनेक योजनाओं को केंद्रीय सेक्टर में शामिल किया गया, क्योंकि उनके वित्तीय जवाबदेही का सही वितरण स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं था। प्रथम 3 पंचवर्षीय योजनाओं में राज्यों को मिलने वाली केंद्रीय सहायता प्रत्येक राज्य की आवश्यकता और संसाधनों में गैप के आधार पर तय की जाती थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक केंद्र द्वारा अधिक से अधिक 92 विकास योजनाएं प्रायोजित की गईं और इनमें से अधिकांश योजनाओं के लिए निर्धारित पैटर्न्स पहले से अधिक जटिल थीं। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने चौथे पंचवर्षीय योजना में 36 सीएसएस राज्य सेक्टर को स्थानांतरित कर दिया। तदनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना में सीएसएस की संख्या 147 से कम होकर 90 हो गई, जिसे चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में शामिल। राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग ने चौथे पंचवर्षीय योजना में 36 सीएसएस राज्य सेक्टर को स्थानांतरित कर दिया। तदनुसार चौथी पंचवर्षीय योजना में सीएसएस की संख्या 147 से कम होकर 90 हो गई, जिसे चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में शामिल किया गया था। कुल 90 योजनाओं में
59 सीएसएस 100% सहायता की योग्य, 12 योजनाएं 75%, 3 योजनाएं 60% और 15 योजनाएं 50% राज्य से बाहर सहायता की योग्य थीं। एनडीसी ने पुनः पाया कि सहायता के पैटर्न से केंद्रीय सहायता असमान रूप से वितरित हुई है, जिससे कुछ राज्यों को अन्य राज्यों की तुलना में अधिक फंड प्राप्त हुआ। केंद्रीय मंत्रालयों में नई योजनाएं लागू होती रहीं और 1969 में 45 रही सीएसएस की संख्या 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक बढ़कर 190 हो गई। छठी पंचवर्षीय योजना का मसौदा तैयार करने के दौरान एनडीसी की आलोचनाओं को ध्यान में रखते हुए स्टेट प्लान योजना के हिस्से के रूप में राज्य सेक्टर को 72 सीएसएस स्थानांतरित की गईं और परिणाम स्वरूप इस बचत को राज्यों के लिए अतिरिक्त ब्लॉक सहायता के रूप में दिया गया। छठी पंचवर्षीय योजना भी संख्या एवं फंड की मात्रा दोनों के संदर्भ में सीएसएस के प्रसार का गवाह बनी। सीएसएस की संख्या छठी पंचवर्षीय योजना के अंत तक 1985 में बढ़कर 262 हो गई। एनडीसी ने तब सिफारिश की कि 8वीं योजना से प्रभावी रूप से 113 योजनाएं राज्यों को स्थानांतरित की जाएंगी और 125 योजनाएं केंद्र सरकार के साथ बनी रहेंगी। स्थानांतरित योजनाओं के संदर्भ में राज्यों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता पर वही सूत्र लागू होगा जो केंद्रीय सहायता राज्य योजना के अंतर्गत लागू है। हालांकि केंद्रीय मंत्रालयों में नई योजनाएं लागू होती रहीं और 9वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक योजनाओं की कुल संख्या बढ़कर 360 हो गई। एनडीसी ने पुनः पाया कि सीएसएस के तहत गरीब राज्यों की तुलना में बेहतर संसाधन होने और कार्यान्वयन क्षमता के कारण संपन्न राज्य अधिक लाभान्वित होते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में योजना आयोग ने शून्य आधारित बजटिंग प्रथा को अपनाया और 48 योजनाओं को समाप्त करते हुए 53 योजनाओं में 161 योजनाओं को मर्ज किया तथा शेष 135 योजनाओं को बनाए रखा। इस प्रकार 10वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 188 सीएसएस को आगे बढ़ाया गया। भारत सरकार ने पाया कि सीएसएस में तीव्र बढ़ोतरी से राज्य सरकारों की प्राथमिकताएं प्रभावित हो रही हैं। अतः स्थिति को सुधारने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में सीएसएस की कुल संख्या 155 से घटाकर 147 कर दी गई। 12वीं योजना के तहत भारत सरकार ने सीएसएस को पुनर्गठित किया और तब वर्तमान 147 योजनाओं को मर्ज करते हुए सीएसएस की संख्या को पुनः घटाकर 66 कर दिया, जिसमें 17 बड़ी सीएसएस योजनाएं शामिल हैं जिन्हें फ्लैगशिप योजनाएं कहा गया। 2017-18 के आम बजट में नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के सब ग्रुप की सिफारिशों पर विचार करते हुए सीएसएस को युक्तिसंगत बनाया गया और इसे 28 योजनाओं में पुनर्गठित किया गया। सीएसएस के युक्तिसंगत बनने से क्षेत्र विशिष्ट बदलावों के मार्फत बेहतर परिणामों के साथ संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हुआ। आप इस मॉड्यूल के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। चलिए इसके मुख्य बिंदुओं को देखते हैं जो इस मॉड्यूल में कवर की गई हैं।